लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। यहीं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे। तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत की। दरअसल कल का पूरा दिन तो काउंटिंग में चला गया, सुबह से लेकर रात तक का समय हो गया, इसीलिए आज एक अलग सी राहत जरूर थी। लेकिन पीएम ने जो चीजें कही हैं उनमें बहुत सारे संकेत जरूर हैं। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो अगर आज की तारीख में सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर था, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी बची है वहां पर, अगर एनडीए की सरकार फिर बनी है, अगर तेजस्वी यादव के सारे अरमान ध्वस्त हो गए हैं, तो इस सब के पीछे ये मैजिक था। और इसे समझने के लिए आपको जमीनी हकीकत तक हम लेकर चलते हैं। इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। इन लोगों के आने का मतलब है
नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द ने तेजस्वी के अरमान तोड़े। प्रधानमंत्री की एक एक बात नीतीश का वरदान बन गई। आपका ये प्रेम मोदी फैक्टर ने बिहार में नीतीश को जीवन दान दे दिया। नीतीश के खिलाफ लहर को प्रधानमंत्री मोदी ने रोक लिया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बिहार की जीत के मायने समझ रहे हैं और इस बात के मायने भी समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से एक कदम आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो सफलता भी बड़ी है बहुत बिहार में। जेडीयू 116 सीट पर चुनाव लड़ी, उसमें 43 सीट ही जीत पाई। बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी, उसने 74 सीटें जीत ली। बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू के स्ट्राइक रेट से करीब 2 गुना रहा और इस तरह नीतीश से नाराजगी का डैमेज कंट्रोल नरेंद्र मोदी ने किया। कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़ाया? कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में नीतीश की सत्ता जाने से बचाई? इसे आप फेज वाइज बिहार के रिजल्ट से साफ साफ समझ सकेंगे। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें महागठबंधन को 47 सीटें मिली, एनडीए को उसके आधे से भी कम 22 सीटें। यानी पहले राउंड तक एनडीए गठबंधन से बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने माहौल बदल दिया। सबके अभिनंदन करतानी। पहले राउंड में पीछे एनडीए, दूसरे राउंड में महागठबंधन से आगे निकल गया और तीसरे राउंड में तो मोदी फैक्टर ने बिहार की पूरी पिक्चर ही बदल दी। पहले राउंड की 71 सीटों में महागठबंधन को 47, एनडीए को 22 सीटें मिली, लेकिन दूसरे राउंड की 94 सीटों में महागठबंधन को 42, एनडीए को 51 सीटें मिली। तीसरे राउंड की 78 सीटों में एनडीए बहुत आगे निकल गया। तीसरे राउंड की 52 सीटों में से महागठबंधन को 21 सीटें ही मिली। क्या मोदी नाम पर ज्यादा लोगों का विश्वास रहा है जिस कारण बीजेपी ज्यादा बड़ी? केवल हम बिहार की जीत तो हासिल किए हैं, लेकिन तेलंगाना की बात हम नहीं करते, कर्नाटक की नहीं करते। जो मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों ने आशीर्वाद दिया। मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है। पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। हम सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के हिसाब से में कोई डाउट नहीं है। गिरिराज जी तो बिहार में हम लोग जब चुनाव में गए तो उन्होंने कहा कि मोदी की जिन निकल रहा है। ऐसे ही मोदी के प्रति लोगों की जो अटूट भरोसा है वही वोट में आया। क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। बिहार में मोदी फैक्टर को इस तरह से भी समझिए कि जब बिहार में चुनाव की शुरुआत हुई थी तो नीतीश के खिलाफ बहुत नाराजगी दिख रही थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में तेजस्वी विकल्प दिख रहे थे। तेजस्वी की रैलियों में आ रही भीड़ भी इसका बड़ा सबूत थी। लेकिन बिहार में तेजस्वी और सत्ता के बीच अगर कोई खड़ा था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिसके आते ही गेम पलट गया। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। हर मां अपने बच्चे को कहती थी बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। उन्हें डर था अपहरण करने वालों से। पहले चरण के प्रचार में पीएम ने 370 और राष्ट्रवाद की बात की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। वो लगातार जंगल राज की याद दिलाने लगे, तेजस्वी पर हमले करने लगे। एक पक्ष है जंगल राज का जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया।
इन रैलियों ने कमजोर पड़ते एनडीए के लिए माहौल बना दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी से हो रहे नुकसान को भर दिया। बिहार में मोदी मैजिक को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से समझिए। प्रधानमंत्री 4 बार बिहार में प्रचार करने गए। प्रधानमंत्री ने 4 दिन में वहां 12 रैलियां की। इन 12 रैलियों में आसपास की 101 सीटों पर प्रभाव पड़ा और उसमें 59 सीटें एनडीए ने जीत ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार स्ट्रैटेजी सुपर हिट रही। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, विकासवाद की बात भी की। कांटे की टक्कर जानकर बार बार जंगल राज याद दिलाया। बेरोजगारी के सवाल पर विकास के काम गिनाकर काउंटर किए। इमोशनल चिट्ठी लिखकर नीतीश को बिहार के लिए जरूरी बताया। महिला वोटर्स की ताकत को समझा और उन्हें ट्रम्प कार्ड बनाया। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। एनडीए की जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। महिला वोटर्स बिहार में नीतीश के साथ हमेशा से रही हैं, लेकिन इस बार पीएम की वजह से महिला वोटर्स का विश्वास और मजबूत हुआ। आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी साथ में जेडीयू किस तरीके से मिलकर एनडीए की वहां पर जीत हुई है, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं उसमें। हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया मोदी फैक्टर, लेकिन कई और फैक्टर्स भी इसमें रहे हैं। मसलन एलजेपी का फैक्टर। एलजेपी यानी चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को हराने में योगदान दिया। इसकी वजह से अब बिहार में की सियासत में बीजेपी जेडीयू का बड़ा भाई बन गई है। और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने सीमांचल में सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर महागठबंधन की जीत को नामुमकिन बना दिया। इसीलिए आज चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी स्कोर कार्ड का विश्लेषण करना बनता है। शुरुआत चिराग से करते हैं, जिनकी पार्टी एलजेपी को बिहार में करीब 5.66% वोट मिले। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उसने आधी सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी लड़ी गई सीटों में उसका औसत वोट शेयर करीब 11% रहा होगा, जिसके जरिए एलजेपी ने जेडीयू का पूरा गणित बिगाड़ कर रख दिया। चुनावी डेटा के आधार पर 2 बातें साफ है। अगर चिराग पासवान रास्ते में न आते तो चुनावी रेस में तीसरे नंबर पर आई जेडीयू पहले नंबर की पार्टी हो सकती थी। अगर चिराग पासवान की पार्टी वोट कटवा न बनती तो बीजेपी और जेडीयू की सीटें लगभग बराबर हो सकती थी। बिहार चुनाव में एलजेपी का नारा ही था, बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। इसका असर यह हुआ कि चिराग पासवान जेडीयू के वोटों में आग लगाने में सफल हो गए, लेकिन खुद उनकी पार्टी अपने हाथ जला बैठी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेज। प्रधानमंत्री जी को मैं कहूं कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाए। जेडीयू को जलाकर खाक कर देने के जज्बे से चुनाव में उतरी एलजेपी डबल सीट से सिंगल सीट पार्टी बन गई, लेकिन चिराग पासवान के दिल में उम्मीद के दिए अभी भी रोशन हैं। 2025 की तैयारी में आज से ही लग गया हूँ। बीच में 2024 भी है, लोकसभा को भी देखना है। तो दोनों लक्ष्य की शुरुआत रणभूमि में मैं आज से पुनः तैयार हूँ, अपने तमाम नए योद्धा और पुरानों को साथ लेकर। 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर महज 1 सीट पर जीत दर्ज करके भी लोक जनशक्ति पार्टी का जोश गजब का हाई है। वो भी क्यों ना, चिराग पासवान तो शुरू से ही क्लियर थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। मैंने शुरू से इस बात को कहा कि मेरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा बढ़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतें, और इसीलिए मैं खुलकर मैं प्रचार भी करता रहा। हर जगह मैंने बोला भी कि जहाँ जहाँ पर भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोजपा के तमाम समर्थक उनका समर्थन करें। ओपनली मैंने इस बात को बोला। करीब 39 सीटों पर एलजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार और हारे हुए एनडीए उम्मीदवार के बीच वोटों के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो एनडीए मौजूदा नंबर से 39 सीटें ज्यादा तक जीत सकती थी। 39 में से 33 सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अगर एलजेपी आई हुई है, लेकिन चिराग ने सिर्फ जेडीयू के ही वोट बैंक में आग लगाई हो, ऐसा भी नहीं है। एलजेपी की वजह से एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को भी 4 सीटें गंवानी पड़ी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने भी 1 सीट गंवाई। और तो और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को भी हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन चिराग को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न एलजेपी की हार से, न नीतीश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से उनका काम हो चुका है। कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। आज अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो संभवतः इसको मैं हकीकत में भी मैं इसको परिवर्तित करके मैं दिखाता। और प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता। बट हाँ, जैसा आपने कहा, संतुष्टि इस बात की ज़रूर है कि उनको सीमित ज़रूर कर दिया। ये सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है कि कोई अपने ही चिराग से अपना घर जलाकर दूसरे का घर रोशन कर दे। चिराग पासवान ने बीजेपी की दिवाली तो मनवा दी, लेकिन इसके बदले में चिराग को रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से मौसमी सिंह, सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीटों के हिसाब से भले ही एलजेपी की जीत नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और जो बात वो लगातार बोल रहे थे चुनाव की शुरुआत से, वो आखिरकार नतीजों के दिन स्पष्ट होती दिख रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने 5 सीटें वहां पर निकालनी। हालांकि विपक्ष उन पर लगातार यही आरोप लगाते रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को उनसे फायदा हो जाता है। लेकिन अब देखिए कि वाकई जिन सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो सीटें इससे पहले या तो आरजेडी या कांग्रेस के पास हुआ करती थी। दोस्तों, हमारे बीच एमआईएम का जो सदर बिहार है, उसकी लड़ाई हमारे साथ है और उसकी मदद में एमआईएम के जो बानी हैं मवैसी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ, मवैसी साहब, वो यहाँ चरने आए हैं कि मवैसी साहब की टांगे टूट तो गई है, उसकी कमर भी टूट जाएगी और वो बेनकाब हो जाएंगे। उसकी जो हैकरी थी हम अमूर वाले मिलकर तोड़ देंगे, ये मेरा आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, तोड़ देंगे। ये 6 नवंबर की बात है, जब चुनावी मंच से अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अब्दुल जलील असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे और मंच पर आसीन राहुल गांधी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बताइए क्या 1100-1200 से ज्यादा आपको कभी मिलता है? ताजा अपडेट ये है कि अब्दुल जलील चुनाव हार गए हैं और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरारुल ईमान जीत गए हैं। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार बिहार में 20 कैंडिडेट उतारे थे। इन 20 में से 14 कैंडिडेट मुस्लिम प्रभाव वाले सीमांचल इलाके में थे। और फिर हुआ ये कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। ये 5 सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थी। सिर्फ 20 सीटों पर लड़कर एआईएमआईएम ने 1.24% वोट भी हासिल कर लिए। ओवैसी ने सीटें तो 5 ही जीती हैं, लेकिन सीमांचल की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को सीरियसली नहीं लिया, वरना नतीजे कुछ और होते। बिहार प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ महागठबंधन के वोट काटे, बल्कि बिहार में उसकी एंट्री भी जोरदार रही। पूर्णिया की अमौर सीट से 36 वर्षों से विधायक कांग्रेस के अब्दुल जलील को हराने वाले एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने 55% से ज्यादा वोट हासिल किए। बहादुरगंज सीट पर पिछले 16 वर्षों से विधायक कांग्रेस के तौसीफ आलम को हराने वाले एआईएमआईएम के अंजार नईमी 47% से ज्यादा वोटों के साथ जीते हैं। कुछ दामन सीट से भी जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को हराने वाले एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद इजहार आशफी को 49% से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस और आरजेडी अब खंभा नोचने को मजबूर हैं और ओवैसी उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बिहार निर्वाचने यदि मीम चुप করে থাকতো তাহলে আজ বিজেপি পার্টি বিহারে ক্ষমতায় আসতো না। বিহারে যদি বিজেপি পার্টি ক্ষমতায় না আসতো তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির আরো সুবিধা হতো, আরো শক্তি বাড়তো। मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा,
मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को? गुजरात में ही नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी के 5 सीटें जीतने से और अपनी हार से महागठबंधन पहले ही शॉक में था। ऊपर से बिहार की जीत से गदगद ओवैसी ने कांग्रेस एंड कंपनी को एक शॉक और दे दिया। महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।